प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा 7 में भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 6 में ही दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें पहले हमने पढ़ा वन, अब दूसरा था घास स्थल। ठीक है, घास स्थल। अब ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले थे। तो जो घास स्थल होते हैं वो भी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी कई प्रकार के आप देख सकते हैं, जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। उसके बाद जो दूसरा है वो दूसरा है शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल, पहला उष्णकटिबंधीय घास स्थल और दूसरा शीतोष्ण घास स्थल है। ठीक है, इसके बाद जो तीन प्रकार में हमने पढ़ा, ये दूसरा प्रकार है। तीसरा है कांटेदार झाड़ियां। तो यानी जो घास स्थल होते हैं केवल दो प्रकार के होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल और एक शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, अब इसमें पहला हम देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल क्या होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होता है ये कहां पर पाए जाते हैं और किस प्रकार के होते हैं। तो जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। आपकी किताब में एक चित्र भी दिया होगा, उस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जब उसको देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ वनस्पतियां निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं, यानी जो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र हैं उससे लेकर जो मीडियम क्लास का वर्षा जहां होता है, यानी रेनफॉल जहां होता है वहां पर ये उत्पन्न होते हैं। ये घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। इनकी जो क्वालिटी होती है, उनकी क्वालिटी क्या है कि वो जब लंबाई में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये जो घास स्थल है, इन घास स्थलों में जो सबसे प्रमुख घास स्थल आता है उसका नाम है सवाना घास स्थल। ठीक है, जो शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय घास स्थल है वो सवाना प्रकार का जो घास स्थल है वो इसमें आता है, हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इस सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल होते हैं वो हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ, ठीक है, इस प्रकार के जानवरों के लिए या उपयोगी होते हैं, या इस प्रकार के जानवर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है शीतोष्ण घास स्थल, यानी शीत और उष्ण दोनों को मिला करके, यानी वहां गर्मी भी होती है और ठंडी भी होती है। और उष्णकटिबंधीय में क्या है, केवल गर्मी पड़ती है, यानी गर्मी वाले स्थानों पर पैदा होने वाले इस प्रकार के घास को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल। उसके बाद जो शीतोष्ण घास स्थल है, ये घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। ठीक है, शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप जैसे जानवर पाए जाते हैं। यानी इनकी जो क्वालिटी होती है या इनका जो प्रोडक्शन होता है, इनका जो उत्पादन होता है वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में होता है। ठीक है, और यहाँ पर सामान्यतः जंगली भैंस और उसके बाद एंटीलोप और बाइसन प्रकार के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी प्राकृतिक वनस्पतियों में दूसरे प्रकार की वनस्पति थी। पहला वनस्पति था वन, तो वन को हमने देखा 6 प्रकार के होते हैं। शीतोष्ण जो वनस्पति होती है वो 2 प्रकार की होती है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और दूसरा इसमें शीतोष्ण घास स्थल। अब तीसरा जो इसमें आता है वो है कांटेदार झाड़ियां।
कांटेदार झाड़ियां। अब ये क्या होता है कांटेदार झाड़ियां, ठीक है। तो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाए जाने वाले जो वन होते हैं, जो वनस्पति होती है, उसको हम कांटेदार झाड़ियों के रूप में जानते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को आप पढ़ करके आपकी किताब में दिया होगा, उसको आप चिन्हित भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो भारत के आप देख सकते हैं जो भारत के बड़े रेगिस्तान, ठीक है ना, उसमें से आप राजस्थान में कई प्रकार के देखेंगे, हमको देखेंगे वहां पर जाएंगे तो आपको कांटेदार झाड़ियां कहीं कहीं पर देखने के लिए मिलती हैं। जब आप जाएंगे कहीं टूर पर तो वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहां बहुत दूर तक चले जाएंगे तब आपको कहीं कटीली झाड़ियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। दूसरा, यदि आप ध्रुवीय प्रदेशों पर जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी, ठीक है ना, छोटे छोटे वनस्पति जो छोटे छोटे पौधों में होते हैं, उनकी लंबाई कुछ मीटर तक होती है, कुछ सेंटीमीटर तक होती है। ऐसे प्रकार के हमको वनस्पति वहां देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ ऐसा देखने के लिए क्यों मिलता है? आपको इन दोनों शब्दों से पता होगा, उष्णकटिबंधीय यानी जहां पर सूर्य का प्रकाश थोड़ा अधिक आता है, ठीक है, वहां पर हमको वनस्पतियां ठीक मात्रा में देखने के लिए मिलती हैं। फिर वहां भी देखने के लिए जहां शीत भी है और उसके साथ गर्मी भी है, यानी ठंडी और गर्मी दोनों है, वहां पर भी हमको वनस्पतियां सघन रूप से देखने के लिए मिलती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उनको ठीक मात्रा में मिलता रहता है। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या है? यहाँ पर या तो बहुत गर्मी है और या तो कहीं ध्रुवीय प्रदेश है, वहां पर बहुत ही ठंडी है। तो जब किसी एक प्रकार की जलवायु कहीं पर होती है तो वहां पर वनस्पतियां विरल रूप से हमको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। सलीमा की जो आपने कहानी पढ़ा, वो टूर पर गई थी तो इसी प्रकार के ऐसी वनस्पतियों को उसने देखना शुरू किया, ठीक है। तब वो आकर किसे चर्चा करने लगी। अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान ये जो वनस्पतियां होती हैं वो विकसित होती हैं। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहते हैं। जैसे मान लीजिए ध्रुवीय प्रदेशों पर गए, ठीक है, वहां पर वनस्पतियां आपको विरल रूप में मिलने लगी तो उसे हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के नाम से जानते हैं। और ये वनस्पतियां कई महाद्वीपों में मिलती हैं। हमको यूरोप में भी देखने के लिए मिलेंगी, एशिया में भी देखने के लिए मिलेंगी, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में भी देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ के जानवरों के जो शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखती है। जैसे कि हमने पढ़ा पोलर बियर, ठीक है, ध्रुवीय भालू, ठीक, सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ठीक है, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी, इस प्रकार के जो जानवर पाए जाते हैं उन जानवरों की जो चमड़ी होती है बहुत मोटी होती है। और यह इसलिए मोटी होती है क्योंकि वहां पर जो जलवायु होती है, ठंडी जलवायु, उससे उनकी रक्षा करती है, ठीक है। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम आपको इसका प्रश्न उत्तर PDF के रूप में भेज देंगे, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।